दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 28 नवंबर 2025 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट एंड वर्ल्ड बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे सीरिया में आईडीएफ को ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करते ही हुआ नुकसान, 6 फौजी बने गोलियों बमों का निशाना। वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने सरेंडर करने वाले 2 फलस्तीनी मर्दों को गोलियों से भून डाला, चौतरफा मजम्मत। रफा की सुरंगों में फंसे हमास के लड़ाकों को सेफ पैसेज देने पर बातचीत जारी। आयतुल्लाह खामेनेई ने अमेरिका को किया बेनकाब, एक बड़े झूठ से उठाया पर्दा। और रूस ने रात भर में 136 यूक्रेनी ड्रोन्स गिराए। रोस्तोव, सारातोव, क्रीमिया और ब्लैक सी में बड़ा एक्शन। शुरुआत करते हैं इस शो की सीरिया से। सीरिया की सरहद पर रात भर गोलियों की बारिश हुई और इस्राएली आर्मी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करते ही आईडीएफ की हालत खराब हो गई। 6 फौजियों को गोलियों और बमों से भारी जख्म मिले हैं, हालात ठीक नहीं हैं। खबर के मुताबिक इस्राएली आर्मी ने सीरिया के बेत जिन इलाके में रात भर ग्राउंड ऑपरेशन चलाया, जिसमें उसकी अपनी फोर्स के 6 फौजी जख्मी हो गए। इनमें 3 की हालत सीरियस बताई जा रही है। इन्हें भारी जख्म मिले हैं गोलियों और बमों और रॉकेट वगैरह से। इस्राएली आर्मी के मुताबिक 55वीं रिजर्व पैराट्रूपर्स ब्रिगेड वहां अल जामा अल इस्लामिया रेजिस्टेंस मूवमेंट से जुड़े लड़ाकों को पकड़ने गई थी। आईडीएफ को हालिया इंटेलिजेंस में ये पता चला था कि ये आईडीएफ का दावा है कि ये ग्रुप सीरिया में बैठकर इसराइल पर अटैक की तैयारी कर रहा था। मतलब जो काम अहमद अल-शरा की फौज नहीं कर रही है, वो कोई रेजिस्टेंस ग्रुप कर रहा था। खैर, ऑपरेशन के दौरान फोर्स पर अचानक फायरिंग हुई। इसराइली फौजियों ने जवाबी फायर किया और ऊपर से इसराइली एयरफोर्स ने भी स्ट्राइक की ताकि ग्राउंड फोर्स को सपोर्ट मिल सके। फायरिंग में 2 इसराइली अफसर और 1 रिजर्विस्ट जो है वो सीरियस तौर पर घायल हुए। 3 और फौजियों को भी जख्म मिले हैं। इस ऑपरेशन में जो एक और पहलू है वो भी आपको बता दें कि इसराइली फोर्स ने 3 लड़ाकों को गिरफ्तार किया। इसराइली मीडिया के मुताबिक या उनके दावे के मुताबिक इस झड़प में 10 रेजिस्टेंस फाइटर्स मारे गए हैं। कहीं ये 13 खबर है, कहीं 3 है, लेकिन ये 10 की जो है वो ज़्यादा पुख्ता खबर है। यानी रेजिस्टेंस मूवमेंट को भी इसमें भारी नुकसान हुआ है। दोस्तों, पिछले 2 महीनों में इसराइल ने सीरिया में ऐसे कई क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस किए हैं, लेकिन ये जो ताज़ा मामला है जिसमें 6 इसराइली फौजी जख्मी हुए और 10 या 13 लोग मारे गए हैं, जिसमें एक औरत और बच्चा भी बताया जा रहा है शामिल है, इसके बाद अहमद अल-शरा पर प्रेशर बढ़ जाएगा कि वो इसराइल के खिलाफ कोई एक्शन ले। क्या वो एक्शन लेने का मादा और गूदा रखते हैं, ये हमें देखना होगा, क्योंकि जो अमेरिका कहेगा माना ये जा रहा है, अहमद अल-शरा वही कहेंगे। और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इसराइल पर कोई हमला करे या उसको कोई जवाब दे। वेस्ट बैंक से आज एक बड़ी खबर सामने आई है जिसकी चौतरफा मजम्मत हो रही है। वेस्ट बैंक में आईडीएफ की हैवानियत सामने आई है। इसराइली फोर्स ने यहां 2 फलस्तीनियों को सरेंडर करने के बावजूद गोली मारकर कत्ल कर दिया। दुनिया भर के अखबार से छाप रहे हैं। वेस्ट बैंक के जेनिन में इसराइली फोर्स ने एक रेड के दौरान 2 फलस्तीनी मर्दों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वीडियो और गवाह बताते हैं कि दोनों हाथ उठाकर सरेंडर करने की कोशिश कर रहे थे। जर्नलिस्ट के मुताबिक दोनों ने अपनी कमीज ऊपर उठाई ताकि साफ दिखे कि उनके पास कोई हथियार नहीं है। इसके बाद इस्राएली फोर्स ने उन्हें वापस उसी बिल्डिंग में जाने को कहा जिसमें वो छिपे हुए थे और फिर उन्हें वहीं गोली मार दी गई। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये सीधा एग्जीक्यूशन जैसा था, सीधा कत्ल जैसा था। फलस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री ने मारे गए मर्दों की पहचान की है। इनमें से एक का नाम है, 26 साल के हैं, अल मुंतसिर बिल्ला अब्दुल्ला, और दूसरे 37 साल के यूसुफ असासा। इस्राएली आर्मी का कहना है कि वो टेरर नेटवर्क से जुड़े वांटेड लोगों का पीछा कर रही थी और सरेंडर प्रोसीजर कई घंटों तक चला। बताइए, जबकि आपके सामने सरेंडर कर चुके लोग और आपने उन्हें बिल्डिंग में जाने को कहा और फिर उनको वहां गोली मार दी गई। ये कौन सा सरेंडर प्रोसीजर था? जेनिन में एक और ऐसी रेड है जहां बिना हथियार वाले फलस्तीनियों को सीधे गोली मारी गई है। ये सीधे इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी भी है, वॉर क्राइम भी कह सकते हैं, कत्ल भी कह सकते हैं। क्या इन इसराइली फौजियों को इस कत्ल की सज़ा मिलेगी? ये मामला बहुत बड़ा बन गया है, इसलिए बड़ी बड़ी हेडलाइंस इसकी बन रही हैं। देखिए क्या होता है शाम तक।
रफा के नीचे फंसे हमास के लड़ाकों के लिए सेफ पैसेज यानी महफूज रास्ते पर बातचीत जारी है। गजा के जुनूबी शहर रफा में सुरंगों के अंदर फंसे हमास के लड़ाकों को महफूज रास्ता देने को लेकर नेगोशिएशंस जारी हैं। इसराइली मीडिया हफ्तों से बता रहा है कि हमास के 100 से लेकर 200 तक फाइटर्स इसराइली कंट्रोल वाले इलाके के नीचे येलो लाइन के इस तरफ बनी सुरंगों में फंसे हुए हैं। वो निकलने की कोशिश करते हैं तो इसराइली फौज उन पर गोलीबारी करके उन्हें मार देती है या जख्मी कर देती है। हमास के एक सीनियर मेंबर ने एएफपी से कहा कि उनकी गिनती 60 से 18 के बीच है, यानी 60 से 80 के बीच है, यानी कि 80 के करीब फाइटर्स उनके यहाँ मौजूद हैं और ये घिरे हुए हैं लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। आईडीएफ जो कह रही सरेंडर कर दें, वो सरेंडर नहीं करेंगे। पिछले महीने की 10 तारीख से लागू यूएस ब्रोकर्ड सीजफायर के बाद इसराइली फोर्स साहिली इलाकों से पीछे हटकर येलो लाइन के उस पार चली गई है। हमास के लड़ाके इसी येलो लाइन के, इसी पीली लकीर के पीछे वाली सुरंगों में मौजूद हैं। हमास के लीडर्स के मुताबिक इजिप्ट, टर्की, कतर और अमेरिका के जरिए लगातार बातचीत चल रही है ताकि इस मसले का हल निकल सके। लड़ाके सुरंगों से निकलकर महफूज रास्तों के जरिए दूसरे इलाकों में जा सकें जहां पर आईडीएफ ने अभी कंट्रोल नहीं जमाया हुआ है। एक मीडिएटर मुल्क के सोर्स ने एएफपी को बताया कि चारों मुल्क एक ऐसे कॉम्प्रोमाइज पर काम कर रहे हैं जिसमें हमास के लड़ाकों को सुरंगों से सेफ पैसेज देकर ऐसी जगह ले जाया जाए जो इसराइली कंट्रोल में नहीं है ताकि सीज फायर ना टूटे और कोई नया फ्रिक्शन पॉइंट भी ना बने। फ़लस्तीनी सोर्स के मुताबिक इस मुद्दे पर इसी हफ्ते इजिप्ट के इंटेलिजेंस मिनिस्टर हसन राशाद से भी बात हुई है। फिलहाल तो हाल ये है कि सुरंगों के नीचे फंसे हैं लड़ाके, ऊपर चल रही है डिप्लोमेसी और सीज फायर बचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। ईरान की तरफ से एक बयान आया है कि किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए हम पहले से ज़्यादा तैयार हैं। अल्लम बल्लम बर्छी तलवार भाला तोप जो भी है रॉकेट वॉकेट। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर अजीज़ नासिरज़ादे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क अब किसी भी थ्रेट का, किसी भी खतरे का जवाब पहले से ज़्यादा ताकत और डिसाइसिवनेस के साथ देने की कंडीशन में है, मतलब फैसला कुन जवाब होगा। नासिरज़ादे ने कहा कि ईरान हर तरह के खतरे को लेकर लगातार मॉनिटर कर रहा है, लेकिन असली बात है ईरानी आर्म्ड फोर्सेस की फुल रेडीनेस, पूरी तैयारी। उनके मुताबिक आज हम फुल ताकत और इंटेलिजेंस के साथ किसी भी थ्रेट का जवाब, सीधा जवाब देने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं और ये सब पहले से ज़्यादा डिसाइसिव होगा। उन्होंने कहा कि जून की 12 दिन की जंग में ईरान ने अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी क़ुव्वत का सिर्फ एक हिस्सा दिखाया था, चुन्ना सा, पूरी डिफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं दिखाई थी। अभी तो हमारा बहुत कुछ बाकी है। नासिरज़ादे का कहना है कि अगर दुश्मन कोई गलत कैलकुलेशन करते हैं या ईरान के ख़िलाफ़ कोई होस्टाइल मूव करते हैं, कोई दुश्मनाना हरकत करते हैं, तो उन्हें फ़ौरन और पछताने वाला जवाब झेलना पड़ेगा। इसमें लानी याद आ जाए। अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब का एक बयान सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को पैगाम भेजने की जो बातें चल रही हैं, तैर रही हैं, झूठी हैं। वाशिंगटन से रिश्ते रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ना रखेंगे, ना हम चाहते हैं, ना ख्वाहिशमंद हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि ईरान ने किसी भी तीसरे मुल्क के ज़रिए अमेरिका को बातचीत का कोई पैगाम, कोई मैसेज नहीं भेजा है। हम उनसे बातचीत नहीं करना चाहते। टीवी पर आए बयान में खामेनेई ने कहा कि ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि ईरान ने किसी कंट्री के थ्रू अमेरिका को पैगाम भेजा। ये पूरी तरह झूठ है। कौन बकवास कर रहा है? खामेनेई ने कहा कि ईरान को अमेरिका जैसे जंग भड़काने वाली हुकूमत से रिलेशंस या कॉपरेशन की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ना हम कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका पर रशिया यूक्रेन वॉर शुरू करवाने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपना ये वादा भी पूरा नहीं कर पाए कि वो लड़ाई 3 दिन में ख़त्म कर देंगे। भाई लड़ाई है, किसी की फ्लॉप फिल्म थोड़ी ना 3 दिन में ख़त्म कर देंगे। खामेनेई ने कहा कि 1 साल होने वाला है ट्रंप को सदर बने। अब वही प्रेसिडेंट उस मुल्क पर 28 पॉइंट वाला प्लान थोप रहे हैं जिसे वो खुद जंग में घसीट कर लाए थे। खामेनेई ने कहा कि जहां भी अमेरिका दखल देता है वहां नतीजा होता है जंग का भड़कना, कत्लेआम, तबाही और लोगों का उजड़ जाना। खामेनेई ने दावा किया कि इस साल हुई 12 दिन की जंग में अमेरिका और इसराइल अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए।
खामनेई ने कहा कि हमने भी नुकसान झेला, हमारे लोगों की भी जानें गईं, ये जंग की फितरत है, ऐसा होता है, लेकिन जिसने हमला शुरू किया उसे ज्यादा चोट लगी, यानी इसराइल की सूझ गई। उनका कहना है कि 12 दिन की जंग में अमेरिका ने नया साजो सामान और भारी हथियार इस्तेमाल किए, मगर फिर भी वो अपना टारगेट हासिल नहीं कर पाए, मकसद अधूरे रह गए। खामनेई इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को खारिज कर चुके हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया गया। तब भी खामनेई ने ट्रंप से कहा था, तुम बस ख्वाब देखते रहो, तुम ख्वाब देखते हुए अच्छे लगते हो। सीरिया के प्रेसिडेंट अहमद अल शरा ने अपनी आवाम की कई डिमांड्स को जायज़ ठहराते हुए कहा है कि इस तारीखी वक्त में नेशनल यूनिटी यानी कौमी इत्तेहाद की अहमियत बहुत बड़ी है। लताकिया के गवर्नर और लोकल डिग्नेटरी से फ़ोन कॉल में अल शरा ने कहा कि पिछले 2 दिनों में हमने कई लेजिटिमेट पॉपुलर डिमांड्स देखी हैं, हालांकि कुछ पॉलिटिकल मोटिव्स से भी थीं, यानी कि कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से कुछ डिमांड्स उठाई जा रही हैं। लोग अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं सियासत के तहत, लेकिन जो आवाम की डिमांड्स हैं हम उनको देख रहे हैं, परख रहे हैं और जल्दी उन पर काम करेंगे, अहमद अल शरा का कहना है। भाई साहब, सरहद भी देख लो, रोज़ कूटे जा रहे हैं। रशिया ने रात भर में 136 यूक्रेनी ड्रोन्स गिराने का दावा किया है। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि 28 नवंबर की रात को उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने 136 यूक्रेनी ड्रोन्स आसमान से जमीन पर लाकर पटक दिए। धड़ाम से गिरे सारे, हमने जब मारा उन्हें। डिटेल्स के मुताबिक रोस्तोव रीजन में 46 ड्रोन गिराए रूस ने, सारातोव रीजन में 30 ड्रोन यूक्रेन के नीचे गिरा दिए, क्रीमिया में 29 यूक्रेनी ड्रोन नीचे गिराए गए, ब्लैक सी में भी 12 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि सभी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट टाइप ड्रोन्स को ऑन ड्यूटी एयर डिफेंस सिस्टम्स ने तबाह कर दिया। ये रूस का दावा है। उम्मीद ये करते हैं कि साफ गोही के साथ जो खबरें आपके सामने रखी आपको पसंद आई होगी। मैं जानता हूँ बहुत से लोग जिन्हें मेरी खबरें सुबह देखने का शौक़ है, उन्हें इस बात से मायूसी होगी शोज़ लेट हो रहे हैं। आप यकीन मानिए कि मैं कुछ चीज़ों में फंसा हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मेरे बिना नहीं हो सकती, और सोने उठने की भी उसी वजह से ज़रा मसले हो गए, और उन चीज़ों में भागदौड़ में ये काम का वक्त ज़ाया हो रहा है। आप खुद सोचिए, अपने व्यूज़ गिर जाएं, अपने सब्सक्राइबर गिर जाएं, अपनी अर्निंग भी गिर जाए, ये कौन चाहता होगा? और अपने प्यारे व्यूअर्स को आप वक्त ना दे, कौन चाहता होगा मर्जी से? तो कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिन्हें निभाना पड़ता है। इस वजह से शोज़ कम आ रहे हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ। बस माफ़ी चाहूँगा और साथ और मोहब्बत चाहूँगा आपका। बस दिसंबर लगते ही सब इंशाअल्लाह सही हो जाएगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।